नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे शख्स से कराते हैं जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर काम कर रहे हैं। तो आज की श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य सनातन मिश्रा जी। सनातन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ ही मंच साझा कर रहे हैं। नमस्कार। अनम्यूट करेंगे आप? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया और मैं अपने आप को आपके सामने अपनी बातों को रख सकता हूँ। इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मैम। तो मैं आपका एक बार परिचय लोगों से करवा दूं। जी मैम। वैद्य सनातन मिश्रा is an Ayurvedic practitioner and has recently been awarded IMA Ratna Award for Excellence Services in COVID times. He has also won the Karamveer Award Blue Medal at IIT Delhi and Young Rising Youth Icon at Ayodhya International Conference of Ayurveda. He has also written 2 books. तो बहुत ही अच्छा है, आपका अभी उम्र छोटी है और आपने बहुत से अवार्ड्स लिए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज जहाँ दुनिया इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर और साथ में आर्टिस्ट भी बन रहे हैं बच्चे, तो उसमें आप अपने नाम के आगे वैद्य लगाना पसंद करते हैं। आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की, ये क्या मुझे समझ नहीं आई। और क्या जर्नी रही, किस तरह से आप आयुर्वेद की तरफ झुके, कुछ बातें हमारे इन सब श्रोताओं के साथ साझा करिए। जी मैम। मैम, जैसे कि गांव में कहते नहीं है कि प्रेत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो जो मैं आज हूँ उसके सारे लक्षण बचपन में शायद दिखना शुरू हो गए थे घर वालों को। कि जब मेरी दीदी लोगों को मोच आती थी तो मैं अपने घर के अंदर जाता था और गमले से एलोवेरा तोड़ के लाता था और उनके पैर पर मारता था, क्योंकि मैंने अपने पापा को, अपने दादाजी को देखा था उसका इस्तेमाल करते हुए, लगाते हुए। तो मुझे लगता था कि कोई भी बीमारी होती है किसी को तो एलोवेरा काम आता है। एलोवेरा का कोई संबंध नहीं था उसकी उस बीमारी से, पर मैं उसको पैर पे मारता था। मैंने अपने बचपन में अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने परदादा को देखा है आयुर्वेद के प्रति समर्पित होते हुए, और किस प्रकार से वो छोटी-छोटी से लेकर बड़ी-बड़ी बीमारियों को वो डील करते थे। अपना पूरा घर परिवार, बड़ा-सा घर सँभाला आयुर्वेद में। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो सबकॉन्शियसली हमेशा पेड़ों के बीच में रहा। मैं खेलता था, खाता था, वहीं सोता था, ऐसा मेरा परिवेश बन गया था। तो मैम, बचपन से ही मेरा झुकाव रहा है आयुर्वेद के प्रति। फिर जब मैं बड़ा हुआ, तो जब मैं 10th क्लास में था, तो मेरे मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स थे और साइंस में बहुत कम मार्क्स थे। और मुझे ऐसा अक्सर होता है कि इंटरेस्ट था, पर वो परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मेरे जो काउंसलर सर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इंजीनियर अच्छे बनोगे, मैथमेटिक्स तुम्हारी बहुत शार्प है, कैलकुलेटर तुम्हारी इंडेक्स काफी तेज है। तो मैंने सर से कहा, सर पता नहीं मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, मैं इंजीनियर बहुत खराब बनूंगा। तो मैंने सिर्फ बायो ऑप्ट की, इसीलिए कि मुझे मुझे भी बस पसंद था। तो मेरे जितने भी लाइफ डिसीजंस रहे हैं वो हमेशा एक एक स्टेप करीब रहे हैं आयुर्वेद के। अच्छा। चाहे वो दोस्त चुनने का रहा हो, चाहे वो सब्जेक्ट चुनने को रहा हो, चाहे वो कॉलेज और सिटी चुनने को रहा हो, मेरा एक एक स्टेप हमेशा आयुर्वेद के प्रति रहा है। शायद यही रीजन है कि मैं जिस उम्र में, जिस शिद्दत से आयुर्वेद के प्रति समर्पित हूँ, वहां पर लोगों को पहुंचने में समय लगता है। इस बात का मुझे बहुत गर्व है और इसका सारा श्रेय परवरिश को जाता है। कई लोग जैसे आयुर्वेद करते हैं, मतलब मानते भी हैं, हम्म। लेकिन थोड़ा समय निभाते नहीं है। और विश्वास, जो कहते हैं ना, विश्वास का। विश्वास जो करेक्ट। है वो बड़ी चीज है। लेकिन मतलब इफेक्ट चूंकि देर से दिखता है या क्या है, डोंट नो। या तो डॉक्टर्स पूरी तरह नहीं कर पा रहे, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, जिसकी हम्म। वजह से आयुर्वेद और होम्योपैथिक में भी मैं बोलूंगी हम्म। कई लोग जाते भी हैं, करते भी हैं, पता नहीं ठीक हो रहा है कि नहीं, इस तरह की बात भी करते हैं और बीच में छोड़ भी देते हैं हम्म। इलाज।
तो ऐसा क्या कारण है आपको लगता है कि आयुर्वेद को अब इतने, जबकि हमारे जैसे चरक संहिता आप अभी हम्म बता रहे थे, यहाँ इतनी पुरानी हमारे सब लिखे हुए हैं उसमें सूत्र वगैरह, उसके बावजूद ये अपने पैर नहीं जमा पा रहा, क्या कारण है इसका? बहुत ही हार्श रियलिटी है, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। मैम थोड़ा सा समय लूंगा और इसका जवाब मैं आपको तसल्ली से देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सिर्फ आपका नहीं, पूरे विश्व का ये सवाल है। हाँ। और मैं स्टार्ट करूंगा अपना जवाब को कोविड से, मैं पीछे जाना चाहूंगा। मैम एक सवाल आता है कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। मैम असल में ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र जब लिखा गया और जिस उद्देश्य से लिखा गया, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में मनुष्य ये उत्पात मचाएगा अपने शरीर के साथ, अपने लाइफस्टाइल के साथ। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम जो आज हैं, हमारे पूर्वज हमसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हम वही गलती करते हैं जब ये स्वीकार करते हैं कि जो हम हैं, हम सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड सर्वाइविंग है। सबसे बड़ा पहला गुनाह ये हमें ओवर कॉन्फिडेंस देता है। ये हमें चेंजेस एक्सेप्ट ना करना, अपनी गलती स्वीकार ना करने के लिए मजबूर करता है, जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल, पैसे के बल पर हर चीज, टेक्नोलॉजी के बल पर हर चीज करना चाहते हैं, और हम अपने शरीर की उम्र पे आघात कर रहे होते हैं। इसका सबूत है, आप जब दिल्ली म्यूजियम जाएंगी मैम, दिल्ली म्यूजियम, आप जब महाराणा प्रताप की चेस्ट शील्ड्स देखेंगी, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि वो आदमी कितना बड़ा रहा होगा, बिल्कुल। और उसके उनकी अलावा वो तलवार कितनी भारी भारी कितनी है, और उनके भारी वो कितनी रहा बहुत, होगा। हाँ। क्या एक 5 फुट 10 इंच का इंसान की वो आउटफिट रही होगी? क्या एक 90 किलो के वजन उठाने वाला वो उठा सकता है? नहीं उठा सकता। साफ साफ आप और भी पीछे जाएंगी तो हमारे यहाँ पांडव शिलाएं होती थी। एक गोला सा पहाड़ उस चोटी पर कैसे पहुंच सकता है? क्या कोई टेक्नोलॉजी थी? नहीं। तब के लोग इतने शक्तिशाली, इतने शरीर आकार से इतने हष्टपुष्ट होते थे कि वो उसे हाथों से उठाकर कंधे पे रखकर ऊपर जा सकते थे। भगवान श्री राम की अगर बात करें, उनकी यात्रा जब अयोध्या से शुरू होती है, पैदल पैदल वो कोई चलना शुरू करता है, और इस जंगलों जानवरों के बीच में वो शुरू करता है और पहुंचता है लंका की तरफ। ट्रैकिंग करता है, अगर मैं बात करूं, ट्रैकिंग करते हुए पहुंचता है अपने लंका की तरफ। क्या कोई एक इंसान ऐसा कर सकता है? हमारे आपके जैसा इंसान कर सकता है? अगर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे पहले जितने आए हैं, जो महापुरुष थे, जो भी किताबें लिखी है, जिन्होंने जो भी संहिताएं लिखी हैं हमारी, आचार्य श्रुत, सुश्रुत हैं, चरक हैं, वो हमसे कई गुना ज्यादा विद्वान थे, और उन्हें पता था कि आने वाले समय में कैसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन जमाना बदला, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, और पॉलिटिक्स आई बीच में, और ये इन सब लहर के बीच में एक चीज हवा पे तैरने लगे, वो है अविश्वास। लोगों को जल्दी ठीक होने का चस्का पड़ गया। वो उनकी लाइफ इतनी तेज हो गई, एक मजदूर एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता, उसके 700 रुपए कम हो जाएंगे। तो उसे कोई एक ऐसी बुखार की गोली चाहिए थी जो उसे उस दिन खड़ा रख सके। और फिर पीसीएम का आविष्कार हुआ। आप एक पैरासिटामोल खाकर आप खा लेंगे और अगले दिन काम पर जा सकते हैं। सोचिए, हमने अपने सारे सिम्टम को एक दिन के लिए मास्क कर लिया 700 रुपए के लिए। फिर वही 6 महीने बाद जब उसे टाइफाइड होता है, या वो 15 दिन की छुट्टी लेता है, तब उसे खलता है कि काश वो विश्राम लेकर अपने शरीर, आहार विहार को नियंत्रित करके कोई आसपास कोई भी अपने प्राकृतिक चिकित्सा लेकर वो ठीक हो सकता था, तो शायद उसका 6 महीने बाद होने वाला टाइफाइड, 15 दिन का नुकसान आप जोड़ लीजिए, वो कम हो सकता था। तो हमें नेचर को समझना है, हमें ये समझना है कि पहले जो किताबें लिखी थी, वो प्रकृति सिद्धांत पे लिखी थी, पंच महाभूत सिद्धांत पे लिखी गई थी। आज जमाना आयुर्वेद, आपने प्रश्न किया कि पकड़ क्यों नहीं बना पा रहा है। पकड़ बनाना शुरू किया है, पिछले 10 सालों में बहुत पकड़ बनाना शुरू किया है। अभी तक इसलिए नहीं था क्योंकि उनको कोविड और बड़ी बड़ी महामारी जैसी चीजों के बारे में पता नहीं था। लोगों को बस किताबों में पढ़ते थे। जब उनके साक्षात दर्शन हुए और जब देखा कि बड़ी बड़ी पैथियां विफल हो रही हैं, तो उनका ध्यान आया कि हमारे जो पूर्वज थे, वो कैसे सरवाइव किए होंगे ऐसे महामारियों को। वो साफ साफ है, अपनी लाइफस्टाइल, अपने आहार, अपने विहार को नियंत्रित करके। हमारा शरीर मैम पंच महाभूत से बना हुआ है, उन 5 चीजों से बना हुआ है, अग्नि, जल, आकाश। अब 5 चीजों से बना हुआ है, और प्रकृति भी पंच महाभूत से बनी हुई है। हम उस प्रकृति के एक छोटे से कण हैं।
संहिताएं हमें सिर्फ इतना बताती है कि हमारे शरीर में वो उस पंच महाभूत में कोई एक चीज कम हो जाए तो हम वो उधार ले सकते हैं उसको वापस जिंदा करने के लिए। सिर्फ यही आयुर्वेद में। हम्म, कितनी स्वीट सी बात है कि हम उधार की जिंदगी है हमारी। आपके अंदर सही पंच बात है। महाभूत है, मेरे अंदर पंच महाभूत है। इसमें कोई भी चीज जब लैब में बन के आपकी बॉडी में जाती है तो वो पंच महाभूतिक मत पंच भौतिक नहीं हो सकती है। वो हम्म, आपको हार्म ही करेगी। आज आपको फायदा दे रही है लेकिन परसों नहीं देगी। भले कल ना दे पर परसों वो नुकसान करेगी। तो सारा आयुर्वेद इस सिद्धांत पर बेस्ड है। पर लोगों को समझने में, इस सिद्धांत को समझने में पूरी एक जिंदगी खर्च हो जाती है। खत्म हो जाती है। है ना? तो आयुर्वेद में क्या सभी का इलाज है, सभी रोगों का इलाज है? नहीं मैम, ये कहना बहुत हास्यास्पद होगा। हम्म, जो लाइलाज बीमारी है मैम, वो लाइलाज बीमारी है। जो चीजें ठीक हो सकती हैं कहीं भी, वो हम उतनी ही तेजी से, उतनी ही कमाल की औषधियों से, योग से, युक्तियों से उसे ठीक कर सकते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि इस आदमी की मृत्यु होने वाली है, एक आईसीयू सेंटर में उसे बोल दिया गया है कि इसकी आयु समाप्त होने वाली है, 2-3 घंटे बचे हैं, परिवार वालों को बता दीजिए। अगर एक वैद्य पहुंचता है, उसके लक्षण देखता है, आरिष्ट लक्षण, आरिष्ट ऐसे लक्षण होते हैं जब मरते वक्त इंसान की बॉडी में आते हैं। अगर वो लक्षण उसकी बॉडी में आ गए तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। और अगर वो लक्षण उसकी बॉडी में नहीं है तो उसकी आयु शेष है। अगर एक वैद्य उन लक्षणों को देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी इस बॉडी के अंदर अभी आरिष्ट लक्षण नहीं आए हैं, तो उसकी आयु बच सकती है। हम्म, हमारे पास कुछ कुछ ऐसे रसायन है, औषधियां हैं, जिसका हम प्रयोग करके उसकी आयु बचा सकते हैं। मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मेरा फील्ड ऑफ वर्क हमेशा स्किन और इमरजेंसी मेडिसिन रहा है। बर्न के केसेस को देख लीजिए, या फिर आप कोविड कोविड जैसी इमरजेंसी और कहाँ आ सकती है। हम हर परिवार ने किसी ना किसी एक को खोया है। और ऐसी अवस्था में भी कोविड जैसी खतरनाक जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, और कभी भी अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में आयुर्वेद ने बहुत कमाल का काम किया है। तो जो चीज असाध्य है हर जगह, वो हो सकता है साध्य है आयुर्वेद में भी। मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मैं दावा कर सकता हूँ कि हर बीमारी को इलाज कर सकता हूँ, या फिर कोई भी वैद्य बोल सकता है कि जो एलोपैथी नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें हारे हुए मरीज मिलते हैं, क्रॉनिक पेशेंट्स मिलते हम्म, हैं, जो कि हर पैथी से ठुकराए गए रहते हैं। फिर अंत में चलो कोई नहीं, इनसे इलाज करा लेते हैं और उनको हम वापस खड़ा कर सकते, उनके पैरों पे खड़ा कर देते हैं। मैम, नी रिप्लेसमेंट का मैं केस आपसे हम्म, बोलूंगा, हम्म। लिगामेंट टियर का। स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, आप टेनिस खेल रही हैं और आपको लिगामेंट टियर हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका नी रिप्लेसमेंट होगा, आपका टियर हुआ है। मैम, नहीं, ऐसे नी केसेस, रिप्लेसमेंट तो मुझे लगता है कि जो मस्कुलर एल्बो, डिस्ट्रोफी हो जाती है या यस मैम, हाँ, वो अलग है ना? क्योंकि बिल्कुल मैम, उसमें तो घर्षण हो रहा है और वो यस मैम, हाँ, वो साइनोवियल अलग फ्लूइड है। की वजह से होता हाँ, है मैम। हाँ, 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 लिगामेंट टियर की बात करें, आपकी हाँ, बोन्स और हाँ, मसल्स, बोन टू बोन, हाँ। टियर इज टेंडन्स एंड डिफरेंट। लिगामेंट्स, हाँ, हाँ, उसके होता है। और जैसे ही वहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो वहां का एनाटॉमी चेंज हो जाती है, जिसे हम एक टर्म देते हैं, टीयर बोलते हैं। हाँ। तो मैं ऐसे केसेस में, जब डॉक्टर्स बोलते हैं इसमें ऑपरेट ही करना पड़ेगा, तो हम ऐसे केसेस को ऑपरेशन से बचाकर वापस ले आते हैं। अच्छा, 7-7, 8-8 महीने उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उन्हें उन्हें कभी कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। वो अच्छा, सामने अच्छा, खड़े हुए हैं। अच्छा। वो पेशेंट्स भेजते हैं डिजायर की इनके पास जाइए, तो वो यश देते हैं हमें। तो बात यह है कि जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम सारा हर किसी का इलाज कर सकते हैं। अगर उसकी आयु शेष है, अगर उसके लक्षण ऐसे हैं कि उसकी जान बचाई जा सकती है, तो आयुर्वेद मदद कर सकता है। हम्म, ठीक बात है। तो सनातन जी, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों को, और आसपास अगर मैं टीचिंग कम्युनिटी की बात करूं हम्म, तो मैंने जितने लोगों से बात की है, काफ़ी पीछे बातचीत हुई, कई लोगों से मिली, और अधिकतर टीचर्स को मैंने देखा, अधिकतर बोलूँगी, दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो ऐसा क्या कारण रहा? मतलब स्ट्रेस कितना ज़्यादा डायबिटीज़ को, और नॉट ओनली टीचर्स बोलेंगे, हमारे इंडिया तो हम्म, सबसे आगे चल रहा है डायबिटीज़ में। क्या कारण बिल्कुल है हाँ। इसका? क्या लगता है आपको? मैम, प्रमेह, डायबिटीज एक वेस्टर्न मेडिसिन टर्म है। प्रमेह की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आस्या सुखम स्वप्न सुखम। जब इंसान आरामदायक बिस्तर में सुख सैया लेता है, काम उसे जितना
जितना उसे दिन भर में उसने थकाया है, वो उससे ज्यादा आराम जब लेना शुरू करता है, तब उसकी शरीर उसका साथ देना छोड़ती है और वो प्रमेह की तरफ मुड़ना शुरू करता है, डायबिटीज की तरफ मुड़ना शुरू करता है। कहने का मैम, अगर मैं मोटी मोटी लेमन भाषा में आपसे बात करूं, कि आप जितना इनटेक है फूड का, आहार का और विहार का, आपकी बॉडी उतना ज्यादा व्यायाम या फिर हरकत नहीं चाहती कर है। रही है, तब जाके आपकी बॉडी का वो जो एक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं होता और आप प्रमेह की तरफ मुड़ते हैं। स्ट्रेस की आपने बात की, आप अपने पहले निवाले के साथ ये सोच रहे होते हैं टाइम कितना हुआ है, जल्दी खा लूं, सोना है। बीच का निवाला आता है तो आपको ये लगता है कि कल सुबह के नाश्ते में क्या खाऊंगा। फिर जब अंतिम निवाला होता है तो आप ये सोच रहे होते हैं कहीं ज्यादा तो नहीं खा लिया। जब पानी पी रहे होते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं मेरी सैलरी अभी तक अकाउंट में नहीं आई है। जब आप सो रहे होते तो आप ये सोच रहे होते हैं सैलरी आ जाएगी तो क्या करूंगा। तो जो आपका चीज कहने का मतलब है कि क्या ये अभी मॉडर्न की बात है, मॉडर्न युग की, या पहले भी लोगों को होता रहा है? स्ट्रेस तो हमेशा से रहा था, है कि मैम, नहीं? चिंता तो हर एक हाँ, लाइफस्टाइल का पार्ट रहा है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैम उन्हें मैनेजमेंट आता था। मैंने आपसे अच्छा, क्या कहा, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज थी। हाँ, हम लोग पता नहीं, हम होम्योसैपियंस अलग प्रकार के बने, वो हमसे बेहतर होमोसैपियंस थे। हम उन देखिए मैम, एक इंसान है जिसकी जमीन उसकी पूर्वज की जमीन उसके हाथों से जाने वाली है। हम्म, एक फादर है जिनकी पूर्वज उनके पुश्तैनी जमीन थी जो उनके हाथों से जाने वाली है। क्या आप उनके पास आके ये बोलेंगे कि अंकल स्ट्रेस मत लीजिए? वो तो लेंगे स्ट्रेस ना। ये स्ट्रेस की बात है, उनकी गरिमा की बात है, उनके इतिहास की बात है। देखिए, स्ट्रेस अगर ना आए तो परिवर्तन ना हो। अगर आपको डर ना हो तो आप अभी अपनी कुर्सी भी कभी आप ना त्यागें। हम्म, अगर आपके पास इस वक्त सांप आ जाए सामने तो आप इस कुर्सी को छोड़ेंगे ना? स्ट्रेस ने, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आई, निर्णय लिया, आपने कुर्सी छोड़ी, सांप काटने से बच गए। आप अपने मेजर लाइफ डिसीजन स्ट्रेस में लेते हैं और हम्म, सफल होते हैं। हम्म, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम और आप बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। स्ट्रेस हमारी पार्ट का लाइफ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन किस हद तक और कब तक? आप एक बच्चे को बोझ नहीं दे सकते हैं वस्तुओं का। आप एक 25-30 के बीच में एक लड़के या लड़की को स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं कि तुम्हें कल शादी करनी है। स्ट्रेस का भी एक तरीका होता है। आप अपने बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब स्वभाव स्वभाव को हम जब त्यागते हैं, जब हम अपने उस उम्र के स्वभाव को, उस वक्त के स्वभाव को त्यागते हैं, तो हम स्ट्रेस में एंटर करते हैं। एक 16 साल के लड़के से आप 40 साल की सोच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह आप 40 साल के व्यक्ति से आप 10 साल के बच्चे की सोच नहीं कर सकते। तो आपको उम्र और समय के साथ जस्टिस करना है और अपने स्ट्रेस को उस हिसाब से डील करना है। सबसे बड़ी मैम दूसरा पॉइंट मैं जो बोलूंगा वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कम हुई है हमारे यहाँ। हम्म, जब हमने एक्सप्रेस करना कम किया, हमें लगा कि मेरा परिवार, पहले मैम हमें बताया जाता था कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। फिर देश तक बात आ गई कि देश ही हमारा परिवार है। फिर यूपी वाले हो गए, फिर सिटी वाले हो गए, आप बरेली, हम प्रयागराज, फिर मोहल्ले वाले। कोविड ने हमें परिवार कभी नहीं छोड़ा। हम बस अपनी जान बचा लें बस। तो समय के साथ, काल के प्रभाव के साथ, ये दुनिया, हमारा परिवार बहुत छोटा होता चला जा रहा है और यही यही एक दिन अंत का कारण बनेगा, आपकी लाइफ का, हमारी लाइफ का, लोगों के, हम आसपास की प्रकृति का। मेरा सिंपल सा कहना है कि हम जो हैं, जो हमारा सच है, जिन्हें अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी को ना पसंद करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, आपके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। आप जो हैं, आप उसे कम्युनिकेट कीजिए, हाँ, अपने आप को एक्सप्रेस कम्युनिकेशन नहीं कीजिए। करना भी कई बीमारियों की जड़ हो रही बिल्कुल, है अगर ना ये बात? जब कपल्स कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो उनके बीच के डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं और उनके बच्चों में वो चीज आ जाता है। अनुवांशिक तौर पर आती है। ठीक तो है। ये स्ट्रेस कभी कभी हम पास ऑन करते हैं, हमें पास मिलता है, हम पर मिलता है। और ऑफिस में किसको स्ट्रेस नहीं होता? कॉलेज में किसे स्ट्रेस नहीं होता? हर किसी को होता है। एग्जाम टाइम में आप रात भर पढ़ते हैं, वही स्ट्रेस आपको पास भी तो कराता है। तो स्ट्रेस की इज्जत भी करनी चाहिए, हमें उसे हवा नहीं बनाना चाहिए। वो हमें हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है ना। बहुत अच्छा। तो कोविड टाइम्स में आपको भी स्ट्रेस रहा और आपने बहुत लोगों की सहायता भी की और इसकी वजह से भी आपको अवार्ड्स मिले हैं। तो आप संक्षिप्त में बताइए कि क्या था और अ, क्या क्या हुआ, मतलब किस प्रकार आपने लोगों की मदद की? जी मैम,
मैम, मैं जिनके आसपास मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे परवरिश ऐसी मिली है कि मुझ पे कभी क्वेश्चन नहीं किया जाता। अगर मैं घर में हाथी ले आऊं तो मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्यों लाए हो, वो मुझसे ये कहेंगे इसको खाना क्या दोगे। तो मैं जब कोविड टाइम्स आया तो मेरे घर पूरा देश लॉकडाउन में बंद था और मेरा घर जियोग्राफिकली ऐसी जगह लोकेटेड है जो शहर और गांव के बीच में पड़ता है। तो हम एक लिंक बनते हैं, शहर को छोड़ना और गांव में एंटर करना, या फिर गांव को छोड़ना शहर में एंटर करना। तो हमने वहां पर एक ऐसा सेंटर बनाया अपने घर को, जहां से हम पैकेट्स बनाते थे और सबको देते थे। ऐसा मेरे बड़े भैया बहुत दिनों से कर रहे थे और अपनी सैलरी, महीनों की सैलरी उन्होंने सिर्फ इसी काम में लगा दी। सिर्फ वो नहीं, हर मुझे लगता है कि उनके जैसा, हमारे जैसा हर कोई काम अपनी अपनी जगह पे कर रहा था। मैं बड़ा असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि मैं आयुर्वेद से बिलोंग करता हूँ। आयुर्वेद अस्पताल और आयुर्वेद को इतनी हे दृष्टि मिलती है कि इमरजेंसी में काम नहीं है इसका, ये सिर्फ बुखार और सर्दी ठीक कर सकते हैं। और मुझे बड़ा फोमो फील होता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या प्रभाव कर रहा हूँ सोसाइटी में, मैं क्या इनटेक कर रहा हूँ, मेरा क्या इसमें मैं क्या रोल है। योगदान कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि सोशल मीडिया बड़ी पावरफुल टूल है, इसका इस्तेमाल करते। मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हेल्प डेस्क के नाम पे, और मैंने ये किया कि जैसे ही लोग इसमें मैं इसका लिंक शेयर करूंगा और किसी को भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझसे मांगेंगे, मैं उन्हें कंसल्टेशंस दूंगा और उन्हें जो है जो भी ठीक होना होगा तो वो होंगे। मैंने ऐसा सोचा बस। मैंने मैं पहला मेंबर था अपने ग्रुप का और मैं अपने मित्र को उसका लिंक शेयर किया कि आप भी मेरे साथ चलिए ग्रुप पे जुड़ जाते हैं। हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर करना शुरू किया। तो 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20 ऐसे जुड़ना शुरू हुए। एक हफ्ते में वहां पे 50-60 लोग आ गए थे। तो हम लोग दिन में व्यस्त रहते ही थे कि हमें 1 या 2 कंसल्टेशंस मिलते थे कि वो सारे सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स प्री कोविड के, हम प्योरली आयुर्वेद पे डिपेंड करते हैं। ये मेरे पूरे कमरे में, आप पूरे घर में बोलूंगा, एक भी एलोपैथिक मेडिसिन या किसी भी ऑर्थोपैथिक की मेडिसिन अच्छा। नहीं होती हैं। हर एक चीज की हम आयुर्वेद पे ही काम करते हैं। तो हमने प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू किया और जब डे 1 पे जो हमने प्रिस्क्रिप्शन दिए थे, डे 7 या 10 पर उसके रिजल्ट मिलना शुरू हुए कि अब वो बिल्कुल ठीक है। पर उन्होंने टेस्ट कराया था तो उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हम्म। तो उन्हें ये यकीन होना शुरू हुआ कि कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव से निगेटिव हो गई इनकी दवा खाने से। तो जो प्रिस्क्रिप्शन हमें 10 दिन में मिले, अगले 10 दिन में उनके 3 गुने मिले, उसके अगले 10 दिन में 8 गुने मिले। एक महीने के अंदर हमारे पास 1,1500 लोग एक उस ग्रुप पे जुड़ गए, सिर्फ रेफरेंस, माउथ टू माउथ रेफरेंस से। हम लोग सिर्फ 2 लोग थे। तो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास सोने तक का समय नहीं है। मुझे एक दिन में 50-60 कंसल्टेशन आती हैं कोविड की। आई नीड हेल्प। हम्म। तब मेरे जैसे आयुर्वेदिक फिजिशियंस जो इंतजार कर रहे थे कि वो अपना रोल कैसे अदा करें, वो लगातार मुझे मैसेज करते कि आई आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। उन्हें मैंने ऐड करना शुरू किया, रिक्रूट करना शुरू किया और पूरी टीम बढ़ती चली गई। 15-20 लोगों की पूरी टीम थी जो रात दिन काम करती थी, कंसल्टेशन देते थे। इवन हम मेडिसिन यहाँ से बना बना के फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, ट्रक्स पे लोड करते थे, जाती थी। और उसका हमें परिणाम ये मिला कि 3 से 4-5 महीनों में मेरे व्यक्तिगत कंसल्टेशन 256 कंसल्टेशन मैंने लिए थे कोविड के, जो फुली रिकवर हुए। गुड। जहां पर SpO2 उनका 44 था और हमने उनको भस्म देकर उनकी लाइफ बचाई। SpO2 44 में डॉक्टर बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमने वहां से पेशेंट को खींच के लाया। तो आपकी दवाई में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की भी क्षमता थी? हर जैसे कि अब रेमडेसिविर में कैसे क्षमता आ सकती है। अब बात यह है कि ऑक्सीजन नहीं बढ़ाते हैं हम किसी, मेरे पास अच्छा कोई ऐसा अच्छा। मेरे पास ऑक्सीजन बढ़ाने की कोई दवा नहीं है। मेरे पास धातु पोषण के योग है, मेरे पास महाकसाई का ज्ञान है जो आचार्य चरक ने लिखा है अपनी किताबों में। हम जीवनी महाकसाई का उपयोग करते हैं, संधानीय का करते हैं, रक्त प्रसादन करते हैं। अगर आपकी बॉडी में अच्छा रक्त बनेगा तो आपके फुफ्फुस यानी कि लंग्स को बेहतर कैपेबिलिटी से वो अपना काम कर सकता है, तो आपकी ऑक्सीजन SpO2 ऑलरेडी इंप्रूव होगी बिल्कुल। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ प्रसन्नता हासिल हुई, सफलता हासिल हुई, हमें हताशा भी हासिल हुई। हम्म। आपका वो सवाल यहाँ पर पूरा होता है, जिसकी आयु शेष नहीं है उसमें कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। जिसकी लाइफस्टाइल पुअर है, जिसका आहार विहार अनियंत्रित है, उसमें कोई पैथी कभी मदद नहीं कर सकती, उसे लाइफ नहीं दे सकती है। तो इस तरीके से मेरा काम शुरू हुआ और पहली लेयर से लेकर उसे दूसरी लहर तक हम जो है इस पे काम करते रहे। और फिर रिकॉग्निशन पे मिलना शुरू हुए। जो लोग हम सोचते थे कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा है और आयुर्वेद सुपर स्लो है, जब वो 5-5 दिन में, 6-6 दिन में उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव होना शुरू हो गई,
तो वो भी लोग क्वेश्चन करने लगे कि ऐसा आप क्या देते हैं, क्या इसमें मिलाते हैं। तो मैं उनको किताब की फोटो भेजता था कि ये मिलाते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है मेरे पास कि मैं छुपा के वो काम कर सकता हूँ। सारे रेफरेंसेस, भाव प्रकाश, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सब लिखा हुआ है। और अगर ये सच बात है, इसी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपके सामने ये चीजें बोल भी सकता हूँ। और जो मुझे मेरे वैद्य भाई देख रहे हैं, जो आयुर्वेद में इंटरेस्ट लेते हैं, मैं जो जो महाकसाय का नाम दिया हूँ, वो सब मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये चीज पढ़ी है पर प्रयोग नहीं की है। मैंने उन्हें प्रयोग किया है और रिजल्ट्स देखे हैं। इस वजह से मैं इस काबिल हो सका हूँ कि मैं किसी को ये बता सकता हूँ कि कोविड में ये दीजिए, ये ठीक हो जाएगा, या फिर निमोनिया में दीजिए, लेगमेंटियर में ये दीजिए। विटिलिगो का मैं मैम ट्रीटमेंट में कर रहा हूँ, मैनेजमेंट करता हूँ। विटिलिगो सफेद दाग जिसे हम बोलते हैं, लिकोडर्मा बोलते हैं, जिसे आप जब सर्च करेंगी गूगल पे तो लिख कर आता है नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। हम वहां तक इन्वेजन कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में काम नहीं हो रहा है, बस हमें पता नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। लोगों के पास एग्जाम्पल्स नहीं है, इंस्पिरेशंस नहीं है कि आयुर्वेद में काम हो रहा है। आयुर्वेद के डॉक्टर्स को आज भी समझा जाता है कि वो धोती पहनकर पुड़िया लेकर चूरन देते हैं, चूरन चटनियां देते हैं, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा सिर्फ कुछ क्षेत्रों में होता है। आप जब कुएं से बाहर निकलेंगी तो आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास जगुआर से लेकर BMW तक है, एप्पल वॉच तक, मोटोरोला तक है, और वो आपको बस बता नहीं रहे हैं, या फिर आपका समाज बहुत छोटा है इस वजह से आपको पता नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे डॉक्टर्स के टच में हूँ, उनसे मुझे सीखने एक मौका मिला। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि मैं इस ज्ञान के काबिल हो सका। बहुत सुंदर। तो सनातन जी, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमारी एक बात अभी रह गई है। जी मैम। वो है कि जो आपने पुस्तकें लिखी हैं और आपको जी मैम। कहानियां सुनाने का शौक है, ओपन जी जी। माइक में आप काफी मुखर रूप से मतलब आगे आते हैं और जी आपको मैम। पसंद है लोगों से बातचीत करना और कहानियां बटोरना। तो जरा सा संक्षिप्त में, क्योंकि समय थोड़ा कम जी है जी हमारे मैम। पास, जी तो मैम। आप बताएं। मुझे कहानियां सुनना अच्छा लगता है, कहना अच्छा लगता है, जीना अच्छा लगता है। मैम ये सारा सफर शुरू हुआ था मेरे ट्रैवलिंग से। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ जहाँ पर दिखने में वो रेलवे स्टेशन जैसा लगता है, और यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो मैं घूमना शुरू किया। मैं जनरल डब्बों में घूमता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट टिकट, और बस जनरल डब्बों में बैठता था। तो मेरे सामने जो इंसान बैठता था, मैं उसके अपने फोन पर उसके बारे में लिखता था कि इसने इसने चप्पल, गंदी चप्पल पहनी है, इसके पास पानी की बोतल नहीं है, इसके पेन में कैप नहीं है, ये किस भाषा में बात कर रहा है, उसके बारे डिटेलिंग। में मैं डिटेलिंग्स लिखता था। ऐसा मैं जब करने लग गया और अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल मैं ट्रेवलिंग में करना शुरू किया, तो मेरे फोन पर आज भी मेरे पास 250 से 300 कैरेक्टर्स हैं। बस मेरा काम रहता है कि जब मैं ट्रैवलिंग कंप्लीट करके रात में सोऊं तो सोने आऊं, उन्हें बस लिंक कर दूं, एक कहानी कर दूं। मेरा बहुत काम बस सुंदर। इतना था। कितना आसान है एक लेखक बनना। आपको बस संवेदनशील होना है, आपके सामने आसपास जो हो रहा हो उसे बस आपको यहाँ से ग्रहण करना आना चाहिए। तो मलंग मेरी पहली पुस्तक, और सस्ती किताब, सस्ते लोगों के महंगे किस्से, ये मेरी दूसरी किताब थी। और फिर मैंने कुछ पोएट्रीज भी लिखी थी मैनी मून पे। तो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया, और देखते देखते उसकी सेल्स बढ़ने लग गई। लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ। बहुत कमाल कमाल की सेल्स रिपोर्ट्स आई, जो मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिख रहा हूँ। फिर जब मैं कहानी लिखता था, जब उसे कोई ऐसा इंसान अप्रिशिएट करता था जिसे मैं आइडियल समझता था, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानियां किसी एक का भेदन नहीं कर सकती हैं, ये समाज को भेद कर सकती हैं। तो मैंने अपना संसार थोड़ा बड़ा किया, अपने विचारों को और गहरा बनाया, और यात्राएं की, अनुभव लिए, और उसमें परिष्कृत रूप से मैं पेश कर रहा हूँ अपने आप को मैं। बहुत ही अच्छा। तो आपका सफ़र मुझे बहुत ही रोचक लगा, और आयुर्वेद में आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश को ऐसे वैद्यों की ज़रूरत है जो हमारे पुरानी जो भी लिखा गया है उसको पढ़ पाएँ और लोगों की सेवा में अपना इस ज्ञान को यूज़ करें, है ना। और चलते चलते बस एक बात आपसे ये पूछूंगी, कुछ आप बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर का काम कर रहे हैं, एक अलग अपनी राह चुनी है आपने, और जो कठिन भी है, मैं बोल सकती हूँ, अगेन वही बार बार प्रूव जी करने मैम। की बात। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस? कुछ एक बोलना चाहते हैं, कोई मैसेज है, कोई सोसाइटी के लोगों, वट एवर यू फील लाइक। मैम,
मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि लोगों से कि अ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज ये कि आप जिसे अपना इंस्पिरेशन समझ रहे हैं, आप जिसे इंस्पिरेशन समझ रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि बस वो एक पड़ाव है, वो हम्म, गंतव्य नहीं है। आप उससे भी बेहतर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, पहली चीज। पर आपको अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि आप कर सकते हैं। प्राप्ति का मार्ग आसान उनके लिए होता है जो वाकई प्राप्ति चाहते हैं। किसी की नकल आप कुछ समय तक बस कर सकते हैं, पर अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर लिया, तो फिर आप कुछ भी बन सकते हैं। आप एटम बॉम्ब बनते हैं। आप जहां भी गिरेंगे सिर्फ विस्फोट करेंगे और लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। पॉजिटिव देखिए, सेंस। हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। इन पॉजिटिव सेंस। हाँ, बस दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अपने अंदर का, आप किसी भी उम्र के हो, अपने उस उम्र के इंसान को जिंदा रखिए। हम्म, आप लोगों की इज्जत कीजिए, लोग आपकी डेफिनेटली इज्जत करेंगे। और हमेशा मैम, सिंस मैं कहानीकार हूं, तो मुझे अचानक एक चीज हाँ, मैं आपसे हाँ, बताएं, शेयर करना चाहूंगा बताएं, सबसे, बताएं। कि दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। इंसान सबसे पहले जिन लोगों से भिड़ता है उसको अपना अनुभव बना लेता है कि अरे मुझे तो बुरे लोग मिले, अब तो मुझे बुरे ही लोग मिलेंगे। ये सबसे बड़ी भूल होती है लाइफ में काम करने की। आपको समझना, आपका कदम जब पीछे हट रहा होता है तब आप बस प्राप्त करने वाले ही होते हैं। ये समझना होगा। हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, हर प्रकार से आपको अनुभव देने के लोग मिलेंगे। कोई भी स्थायी नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। बहुत बहुत सुंदर बातें हैं आपकी। आप लेखक भी हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आपने सब कुछ लपेट के और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। तो मैं मुझे बहुत इसका बहुत, फायदा मिलता है मरीजों में। हाँ, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। हाँ, मरीजों से बात करते आप आराम से जब कहानियों के थ्रू करते हैं तो रोग कम हो जाता है, उनको लगता है हमारा उन्हें डॉक्टर अप्रोचेबल है। ये, ये और बात, वो जो बातें कहते हैं, मैं उससे हाँ, उस अंदाज में समझ भी पाता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। ये इस स्तर का इसे रोग है, हाँ, इसे इतना पेन हो रहा होगा। यस यस, हाँ, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिकल व्यू रहता है आपका, इससे और अच्छा रहता है कि हम लोग भी जाते हैं डॉक्टर के पास तो लगता है कि भाई वो मेरी बात पहले सुन ले पूरी तरह, क्योंकि सुन ले। और हमें पता है ऐसे जब करते हैं जी तो मैम। लगता है सुनी नहीं, क्योंकि बिल्कुल जो हम बिल्कुल। अंडरगो कर रहे हैं हमें लगता है कुछ सुन ले। तो बहुत बहुत आभार सनातन जी, यहाँ पर आप आए और इतनी सारी गूढ़ बातें, अपनी उम्र से बड़ी बातें मैं कह सकती हूँ आपने की है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैम थैंक यू सो मच इस काबिल समझने के लिए। मैम थैंक यू सो मच। हाँ, जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, आयुर्वेद सबसे पहले। yeah, good, thank you.